निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबरें, जहां पर सोमवार का दिन यानी कि कल का दिन निकाय चुनाव के नॉमिनेशन का अंतिम दिन रहा। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन फाइल किया। इस दौरान मेयर पद पर बीजेपी के सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल ने भी अपना नॉमिनेशन किया। दोनों प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ उत्साहपूर्वक नॉमिनेशन स्थल पर पहुंचे, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों का जोश देखने को मिलेगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी है, अपने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। शीर्ष नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता, एक आंदोलनकारी पे आस्था जताई है, और मैं पूरी पार्टी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी आशाएं और आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरने की मैं पूरा प्रयास करूंगा। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी के लिए सोमवार को बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। बीजेपी ने जहां पार्टी के प्रदेश महामंत्री और युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश सचिव ललित जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन नामांकन के अंतिम क्षणों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव शोएब अहमद ने भी नामांकन करके अचानक से ही हलचल बढ़ा दी। शोएब का मुस्लिम मतदाताओं में अच्छा खासा होल्ड माना जाता है। साल 2018 के निकाय चुनावों में तो वो अपना दम दिखाई चुके हैं। ऐसे में हल्द्वानी में सियासी गणित जो है वो काफी मजेदार हो गया है। जनता, आप जाएंगे हल्द्वानी की जनता के बीच में जाएंगे, हल्द्वानी समाज में जाएंगे, तो सबकी एक ही डिमांड थी कि गजराज भाई को टिकट मिले, गजराज भाई चुनाव लड़े। वो किसी भी दल के युवा वर्ग हो, किसी भी दल के माताएं बहनें हो। हाँ, देखिए, वहाँ पर भी प्रभु की कृपा से जो है, जब मैं छात्र संघ में था तो मेरा उनका मुकाबला हुआ था, वो चुनाव में जीता था। मैं चाहता हूँ सब लोग मिलकर के एक बार फिर, मैं जानता हूँ इसकी पुनरावृत्ति होगी। हम लोगों ने आपस में बैठ के राय मशवरा करा कि जिस चीज़ का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, पहले उसी चीज़ को खत्म करते हैं। अगर आज हम बात करते हैं एक होने की, सबको एक साथ जोड़ने की, जब तक हम ही एक नहीं होंगे तो हम किसी को साथ में आगे जोड़ नहीं सकते। सहयोगी शैलेंद्र नेगी देंगे, हल्द्वानी से हमारे साथ लाइव मौजूद है। शैलेंद्र, देखिए, अब निकाय चुनाव के लिहाज से हल्द्वानी काफी हॉट सीट है और इस सीट को लेकर काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति दोनों ही पार्टियों में बनी रही है। अब तक मुकाबला यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में माना जा रहा था, लेकिन अब ताल ठोकने के लिए यहां समाजवादी पार्टी भी मैदान में आ गई है। मतलब हल्द्वानी पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। देखिए, जरूर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल अंतिम क्षणों में अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, उससे जरूर यह उम्मीद जताई जा रही है कि जो हल्द्वानी का मुकाबला होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। पिछले 8 फरवरी को, इससे पहले जब बनभूलपुरा का कांड हुआ तो उसमें मुस्लिम आबादी जो थी, उसी इलाके में ये पूरा का पूरा कांड हुआ था, और मुस्लिम्स के बीच में एक बहुत तेज चर्चा है कि उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, और लीडरशिप उन मुस्लिम्स ने खुद खत्म की है, क्योंकि जब जब उनके नेता खड़े होते हैं तो उनके वोट जो है वो दूसरी पार्टियों को शिफ्ट होते हैं, और एक तरीके से जो उनका वोटिंग का ट्रेंड है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है उसको वो अभी तक वोट करते रहे। लेकिन साल 2018 में जब निकाय के चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव हुए थे, तब शोएब अहमद ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर ही यहां पर चुनाव लड़ा था, और 10,000 करीबन वो वोट लेकर के इस क्षेत्र से आए थे। और इससे पहले साल 2013 में जब निकाय के चुनाव हुए थे तो उस समय भी बहुत जबरदस्त यहां पर मुकाबला रहा था। मतीन सिद्दीकी ने उस समय चुनाव लड़ा था, और मतीन सिद्दीकी दूसरी पोजीशन पर रहे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट तो तीसरी पोजीशन पर खिसक गए थे। तो ऐसे में जो मुस्लिम आबादी है, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर तकरीबन 60,000 से ज्यादा मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं, 4,500 से ज्यादा मुस्लिम परिवार यहां पर हैं। तो ऐसे में उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 40,000 के आसपास वोट बैंक के रूप में है। अगर ये वोट बैंक एक होता है या फिर ये अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है तो फिर हल्द्वानी में कोई बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है। क्योंकि बनभूलपुरा का जो कांड है उसमें मुस्लिम्स को ये लग रहा है कि अगर उनकी कोई लीडरशिप होती तो उनकी बात बहुत अच्छे तरीके से शासन प्रशासन तक पहुंच सकती थी और ये पूरा का पूरा बवाल नहीं होता। तो ऐसे में मुस्लिम्स के बीच में और जो इनके मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके बीच में एक बहुत चर्चा तेज है
कि जहां जहां पर भी है, चाहे हम रामपुर की बात करें, संभल की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर एक मुस्लिम लीडरशिप हमें दिखती है। लेकिन यहां पर मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद भी मुस्लिम एक तरीके से लीडरलेस हैं, और यही वजह है कि अब जो मुस्लिम समुदाय है वो इस पर डिस्कशन करने लगा है क्यों न अपनी लीडरशिप को खड़ा किया जाए। इस बार तो बहुत अच्छा देखने को मिला है मुस्लिम समुदाय के बीच में, जहां मतीन सिद्दीकी और शोएब अहमद ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े थे और कोई ताकत इनकी नहीं दिखी थी, लेकिन कल दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके पहुंचे और मतीन सिद्दीकी को इस इलाके का बहुत बड़ा नेता माना जाता है, और जो उन्होंने ताकत साल 2013 के निकाय चुनाव में दिखाई थी, और शोएब अहमद ने उनसे अलग होकर के साल 2018 में जो निकाय अपनी ताकत दिखाई थी, अगर ये दोनों ताकतें मिल रही हैं तो ये बहुत बड़ा इशारा है, क्योंकि ये दोनों ही मुस्लिम नेता ऐसे हैं जो रात दिन जो है अपने जो जनता है, जो इलाके के लोग हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याएं, चाहे वो घोड़ा बुग्गी वालों की समस्या हो, गोला खनन वालों की समस्याएं हो, इनके सीवरेज की समस्याएं हो, या फिर कोई पुलिस संबंधी मामले हो, क्योंकि छोटे छोटे मसले होते हैं, गरीब लोग इस इलाके में रहते हैं और काफी जो संपन्न लोग रहते हैं उनकी भी अपनी समस्याएं, तो उनको अपनी समस्याएं रखने के लिए कोई ना कोई नेता यहां पर चाहिए। तो वो नेता वो अपनी समुदाय के बीच में देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस को जब जब वो आगे बढ़ाते हैं तो कोई भी उनकी इस सब परेशानी में नहीं आता है, तो इसलिए ये डिस्कशन इनके भीतर चल रहा है। अब इसका क्या संदेश मुस्लिम समुदाय के बीच में जाता है, इन दोनों बड़े नेताओं की एकता क्या संदेश जाता है, क्योंकि इस पूरे मसले पर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने इस पर बेहद साफ कहा कि आप एक होकर के चुनाव लड़िए, तभी आप रोमांच अपना से भरपूर रहने वाला है हल्द्वानी सीट पर मुकाबला। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, आपको बताते हैं ऋषिकेश नगर निगम से बीजेपी के प्रत्याशी शंभू पासवान ने शक्ति प्रदर्शन करके जुलूस निकाला है और उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी तहसील पहुंचे हैं। जहां शंभू पासवान ने अपना नामांकन कराया, तो वहीं ऋषिकेश नगर निगम में कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक जाटव ने शक्ति प्रदर्शन करके जुलूस निकाला और तहसील परिसर में जाकर कांग्रेस के नेताओं के साथ अपना नॉमिनेशन किया, साथ ही अपनी जीत का दावा भी किया। बढ़ते हैं आगे, बागेश्वर की खबर जानिए, जहां पर अंतिम समय पर कांग्रेस के द्वारा टिकट बदलकर गीता रावल को प्रत्याशी बना दिया गया, जिसके बाद गीता रावल ने शक्ति प्रदर्शन के साथ ही अपने नामांकन को किया है। इस दौरान जिले के कई कांग्रेसी नेता उनके साथ नजर आए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के पहले से ही तय उम्मीदवार और अंतिम समय पर कांग्रेस में टिकट कटने से भावुक कवि जोशी ने साधारण तरीके से अपना नामांकन करवाया। हमारे आला कमान के सभी नेताओं का और प्रदेश नेतृत्व का, जिला कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और मुझ पर विश्वास किया, और उससे भी बड़ी बात एक महिला का सम्मान किया। कुछ दिन पूर्व ही 2 दिन पूर्व मुझे टिकट दिया गया, फिर धनबल के जो प्रयोग करके मेरा टिकट काटा गया है, और देखा होगा आपने जैसे पहले एक बार आरक्षित हो चुकी थी सीट, मगर सब के सब अपने अपने घरों में सो गए थे। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मेयर के पद के लिए कुल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कांग्रेस की ओर से अंजू लूंठी ने समर्थकों के साथ नामांकन किया है, जबकि बीजेपी से कल्पना देवलाल ने पर्चा भरा है। पिथौरागढ़ में मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है। उत्साहित हूँ कि सभी ने मुझे अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया, और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जो आप यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने मुझे फर्स्ट मेयर के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्या जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी तथा हमारे विधायक माननीय मयूख महर्जी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे यहाँ से मेयर प्रत्याशी के लिए अधिकृत किया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मुख्य दलों को भारी बगावत का भी सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों का चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए कई बागी मैदान में उतर गए हैं। इस पर रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ नगरपालिका के निगम में तब्दील होने के बाद सियासी पारा आसमान पर है। आलम यह है कि हर कोई मेयर की सीट पर अपना कब्जा चाहता है। सीट महिला के लिए आरक्षित होने के बाद भले ही पुरुष उम्मीदवारों को झटका लगा हो,
लेकिन अब नेताओं ने अपनी पत्नियों को मैदान में उतार कर कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी से जहां निवर्तमान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत की पत्नी सीमा रावत ने निर्दलीय ताल ठोकी है, वहीं पार्टी की सीनियर लीडर उमा पांडे भी बागी हो गई हैं। यही नहीं, प्रमिला बोहरा और चंद्रकला महर की दावेदारी ने भी बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। 45 साल से भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय सदस्य रही हूँ और आज मेरी पूरी आशा थी कि मुझे टिकट मिलेगा, मगर इन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। ये एक खेत की बात है, मगर मुझे बहुत दुख हो रहा है अंदर से। मैं इतना कहूँगी कि मैं आज नामांकन कर रही हूँ। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जनता के बीच आ रही हूँ। संघर्ष मेरे खून में है। मैं जमीन से जुड़ी हुई एक नेता के रूप में उभरी हूँ। अब मुझे जनता से कितना प्यार मिलता है, कितना आशीर्वाद मिलता है। बगावत की आग कांग्रेस में भी लगी है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी है, जबकि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर की पत्नी मोनिका महर ने बगावत कर ली है। मोनिका कांग्रेस से टिकट की दावेदार थी, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने अंजू लुंठी पर भरोसा जता डाला। कांग्रेसी विधायक मयूख महर ने भी मोनिका को टिकट नहीं मिलने पर बागी तेवर अपना लिए हैं। पार्टी ने आखिरी क्षण में जो टिकट दिया है उसमें हमें घोर आपत्ति है, क्योंकि पिथौरागढ़ की सम्रांत जनता एक योग्य प्रत्याशी को उस कुर्सी पे देखना चाहती है और जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उसका अतीत किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिथौरागढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच ही होता आया है। ऐसे में मेयर के लिए बागी उम्मीदवारों की बाढ़ दोनों पार्टियों की चुनावी राह बिगाड़ सकती है। अब देखना ये है कि बीजेपी कांग्रेस का हाईकमान कैसे बागियों को मनाकर अपनी चुनौती वैतरणी पार लगाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार मेयर सीट के लिए कांग्रेस से रंजना रावत ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया। तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पहुंची रंजना रावत ने दावा किया कि मेयर पद पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। रुड़की में मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ही विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा भी मौजूद थे। कांग्रेस की ओर से पूजा गुप्ता ने अपना नामांकन किया। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, नामांकन खत्म होने के साथ ही उत्तराखंड में निकाय चुनावों का असली रण शुरू हो चुका है। निकायों में नगर निगम और नगर निगमों में भी देहरादून नगर निगम में असली रण देखने को मिलने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नगर निगम है। इस नगर निगम में सर्वाधिक 100 वार्ड हैं और सबसे ज्यादा करीब 8 लाख मतदाता भी। 1998 में गठित देहरादून नगर निगम में 2003 तक प्रशासक रहा। 2003 में पहली बार कांग्रेस की मनोरमा डोबरियाल शर्मा मेयर बनी। उसके बाद पिछले 1.5 दशक से बीजेपी तैनात है। 2 टर्म मेयर रह चुके बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि राजधानी होने के कारण सत्तारूढ़ दल के लिए मेयर की ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन जाती है, तो विपक्ष के लिए भी चैलेंज बन जाता है कि वो सत्ता पक्ष से ये सीट छीनने में कैसे कामयाब हो पाए। सरकार की प्रतिष्ठा दांव पे रहती है कि वो राजधानी का निगम है, उसको किसी तरह से उसको जीतना होता है। और कांग्रेस के लिए चुनौती और बड़ी होती है कि आखिर सरकार के होते हुए वो चुनाव कैसे जीता जाए। बड़ा चुनाव होता है और कम से कम देहरादून की अगर मैं बात करूं तो आज हम सुपर हैट्रिक बीजेपी की कहेंगे, क्योंकि 3 बार लगातार बीजेपी यहाँ पर जीत रही है। सभी राजनीतिक दलों का देहरादून में मुख्यालय है, जिसकी वजह से देहरादून नगर निगम को जीतना बाकी नगर निगमों की अपेक्षा सभी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। जय सिंह रावत का कहना है कि मौजूदा चुनाव और भी अधिक रोचक होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट छात्र संघ की राजनीति से निकले युवा चेहरे हैं। एक तो प्रदेश की सबसे बड़ा नगर निगम है, दूसरा राजधानी नगर निगम है और तीसरी बात ये सरकार की नाक के नीचे है और उनकी जो भी पार्टियां उनका मुख्यालय भी यहीं पर है। बीजेपी को ये बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन
इस समय वो परिस्थितियां, क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट हैं बीजेपी और कांग्रेस के, दोनों एक तो युवा हैं और दोनों का अपना बैकग्राउंड अच्छा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि देहरादून नगर निगम चुनाव को जीतने के साथ 100 पार्षदों वाले निगम को चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं। राजधानी क्षेत्र होने के कारण इस पर सरकार की भी सीधी नजर होती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शीतलहर से बचाव के लिए सभी उपाय करने के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी जिलों के रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। शीतलहर से बचाव के लिए विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सीएम धामी ने समीक्षा मीटिंग ली और कहा कि जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने, इसके अलावा अलाव जलाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बंद सड़कों को तत्काल खोलने, दवाइयां, भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। क्योंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, जरूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो, बिजली की और पानी की, इसका रिस्टोरेशन सुनिश्चित करवाया जाए। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नैनीताल में 31 के लिए पर्यटक पहुंचने लगे हैं, तो पूरा नैनीताल जश्न के लिए तैयारी मनाया हुआ है। हालांकि नैनीताल होटल एसोसिएशन ने मॉल रोड को कुछ इस अंदाज में सजाया है कि नैनीताल सतरंगी रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखें। नैनीताल की माल रोड का ये बिल्कुल अलग रंग है। माल रोड को लाइटों से ऐसा सजाया है कि रंगीन माल रोड पर सतरंगी छटा दिखने लगी है। पेड़ अलग रंगों में नजर आ रहे हैं तो पर्यटकों को ये दूधिया रोशनी विदेशों जैसी फील दे रही है। अलग अलग रंगों की बहार ऐसी छाई है कि पर्यटक यहाँ अभी से मस्ती में डूबने लगे हैं और नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल और अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। ऑल्दो बहुत टूरिस्ट है जो एक्सपेक्टेड भी है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। और नैनीताल एनीवे इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। झील बहुत सुंदर है, लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा, काफ़ी अच्छा मैनेज किया हुआ है उन्होंने। हम भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और हम ऐसे बेबी के साथ आए हैं, तो इट इज़ लॉट ऑफ फन। या पिछले कुछ सालों से विंटर कार्निवाल ना होने के बाद भी नैनीताल होटल एसोसिएशन माल रोड को नए साल के जश्न के लिए सजा रहा है, तो महंगे होटलों में न जा पाने वाले पर्यटकों के लिए माल रोड पर ही लाइट साउंड का आयोजन कर रहा है। हालांकि इस बार मौसम खराब होने की वजह से पर्यटकों के लिए गर्म हीटर भी माल रोड पर रहेंगे, तो टूरिस्ट बेहतर यादें लेकर जाएं, उसको खूबसूरत फील दिया जा रहा है। को एक्चुअली जो लोग पैकेज में नहीं जा पाते वो उस चीज़ का मज़ा मॉल रोड में ही ले लेते हैं, और यहाँ पे आके जो नैनीताल की सुंदरता है वो इस लाइटिंग से और म्यूज़िक से माहौल बनता है, सुंदरता और निखर के आती है। और इस बार तो हम एडिशन में टूरिस्ट के लिए गैस हीटर्स का भी प्रोविजन रखा हुआ है हमने मॉल रोड में। बहरहाल नैनीताल में इस बार भी जश्न खास रहने वाला है, तो होटलों के इंतजाम पूरे हैं। वहीं अगर आप भी नैनीताल आ रहे हैं तो ये रंग आपके इंतजार में है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो नैनीताल 31 तारीख को जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। नैनीताल में होटल मालिकों ने टूरिस्ट के लिए डीजे नाइट का आयोजन किया है, तो वहीं देश भर के पर्यटकों को गाला डिनर का भी ऑफर दिया जाएगा। नैनीताल होटल एसोसिएशन ने नैनीताल को न्यू ईयर के लिए सजा लिया है। इस सब के बीच में नैनीताल में आवाजाही आसान नहीं रहने वाली है। ये अपडेट आप ले लीजिए कि नैनीताल में उन्हीं गाड़ियों को एंट्री मिलने वाली है जिन्होंने होटल में बुकिंग कर रखी है। प्री बुकिंग वाली गाड़ियों को ही होटल में एंट्री और नैनीताल में एंट्री मिलेगी, वरना पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या नैनीताल में है। बाकी सभी गाड़ियों को नैनीताल से बाहर पार्क करना होगा। शहर में बाइकों की एंट्री पर भी बैन रहने वाला है। इसके साथ ही कैंची धाम और नैनीताल में पर्यटकों को सिर्फ
शटल सेवा से ही एंट्री मिल पाएगी। यहाँ नैनीताल में काफ़ी प्रेशर ट्रैफिक का बढ़ता ही है। उसके दृष्टिगत एक स्टैंडर्ड एसओपी है जो रूसी बाईपास पर व्हीकल्स को रोका जाता है और शटल सेवा के माध्यम से उनको भेजा जाता है। इसके साथ जो विभागीय अधिकारियों की ड्यूटीज़ हम लोग कई बार विशेष रूप से लगाते हैं, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी लगाएंगे। और जानकारी वीरेंद्र विष्ट हमारे सहयोगी देंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, देखिए 31 तारीख के लिए दूर दराज इलाकों से यहाँ पर नैनीताल में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर नैनीताल सबसे ज्यादा लोगों का लोकप्रिय प्लेस माना जाता है। 31 तारीख के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं बाहर से आने वाले लोगों के लिए, इस पर विस्तार से जानकारी दें। देखिए कंचन, जिस तरह से आज 31 का जश्न नैनीताल में खास रहने वाला है तो उसको लेकर तैयारियां भी चाहे वो होटल मालिक हो या फिर जो होटल एसोसिएशन है उसने पूरी कर रखी है। माल रोड को सजाया गया है। इसके अलावा होटलों में तमाम किस्म के इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर जो कई होटल हैं वो पहाड़ी फूड देश भर के जो टूरिस्ट हैं उनको परोसने की तैयारी में है। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो प्रशासन की व्यवस्थाओं की, जो नैनीताल है वहां पर पार्किंग की दिक्कतें काफी ज्यादा हमेशा बनी रही है और जो पार्किंग का स्पेस है वो काफी कम है। प्रशासन ने अपना जो यातायात प्लान है वो 2 दिन पहले ही जारी कर दिया है और कहा है अगर नैनीताल में जो पार्किंग का स्पेस फुल होता है तो आपको शहर से बाहर गाड़ियों को पार्क करना पड़ेगा और इसके अलावा सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को शहर में एंट्री दी जाएगी जिन होटलों में पार्किंग होगी। इसके अलावा जो बाइक से नैनीताल आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए जो शहर से 10 किलोमीटर दूर वहां पर पार्किंग बनाई गई है और बाइकों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी की गई है। तमाम जो ड्यूटी हैं वो लगा दी गई हैं और जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगा दिए गए हैं। नैनीताल में कोई दिक्कतें ना हो, ड्रिंकिंग ड्राइव ना हो या तमाम परेशानियां टूरिस्ट को ना हो, इसके लिए पुलिस के इंतजाम हैं। हालांकि ठंड का मौसम है, रात में काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है तो उसको लेके भी चाहे वो नगर पालिका हो चाहे होटल एसोसिएशन हो, उन्होंने अपने इंतजाम किए गए हैं और माल रोड पर हीटर या फिर जो अलाव हैं उनकी व्यवस्था की है। तो ये कहा जा सकता है कि जो आज का जश्न है वो नैनीताल में खास रहने वाला है। इसके अलावा नैनीताल के जो मुक्तेश्वर वाला इलाका है, पंगुट वाला इलाका है, रामनगर जो कॉर्बेट वाला इलाका है, वहां पर भी जश्न की तैयारी है। वहां पर भी इसी तरीके से व्यवस्थाएं चाहे वो होटल प्रबंधन हो चाहे वो प्रशासन हो उन्होंने की है। तो ये कहा जा सकता है कि आज जो दिन के बाद नैनीताल में टूरिस्ट का भीड़ खासतौर पर नैनीताल पहुंचेंगे, जो महानगर से लोग आ रहे हैं उनकी बुकिंगें यहाँ हो चुकी हैं। तो दिन के बाद यहाँ स्थितियां बदलेंगी, जाम की स्थिति बन सकती है। शहर से बाहर हालांकि व्यवस्था की है तो कहीं ना कहीं 31 के जश्न को खास बनाने की तैयारी में नैनीताल प्रशासन चाहे होटल एसोसिएशन हो वो लगा हुआ है। कंचन, बिल्कुल वीरेंद्र, लेकिन जहां नियम बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, वहां पर नियम तोड़ने वाले रूल ब्रेकर भी बहुत होते हैं। तो ऐसे में नियम तो लागू कर दिए गए हैं, गाइडलाइंस तो लागू कर दी गई हैं, लेकिन अगर कोई नियमों को तोड़ता हुआ देखा जाता है, चाहे वो होटल के लोग हों या फिर बाहर से आने वाले लोग हों, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, एसएसपी से इस मसले पर जब बात हुई थी तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था जो ड्रिंकिंग ड्राइव है या फिर जो नियमों का उल्लंघन करेगा, खास तौर पर सड़कों के इर्द गिर्द कोई गाड़ी खड़ी नहीं होगी, शराब पी के उत्पात कोई नहीं मचाएगा या तमाम किस्म की जो कानून है, कानूनों का अगर उल्लंघन करते हुए कोई पाया गया तो स्पष्ट तौर पर कार्रवाई होगी। हालांकि रात के बाद जो टूरिस्ट है उनको शहर से बाहर गाड़ी ले जाने की अनुमति भी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रशासन इस तरह से विचार भी कर रहा है कि अगर वो 31 के लिए आता है और अगर वो शराब पिए या इस तरह से रहता है तो उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं रहती है, क्योंकि कई बार ऐसे ही हादसे नैनीताल के इर्द गिर्द हुए हैं। कानूनी सख्ती से पेश आया जाएगा। अलग अलग स्पॉटों पर तमाम उन लोगों के लिए जो आज रुक करने वाले हैं उत्तराखंड का, नैनीताल का खास तौर पर। शुक्रिया आपका वीरेंद्र विष्ट जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं नए साल से पहले विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी बर्फबारी के बाद सैलानी औली में स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे सैलानी औली में 1 से 2 फीट तक की जमा बर्फ का आनंद उठा रहे हैं, जिससे यहाँ के नज़ारे काफी सुंदर हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि साल 2024 उत्तराखंड के लिए कई मायनों में बेहद खास रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान हमने कई क्षेत्रों में
नए पैरामीटर सेट किए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि 2025 राज्य स्थापना का सिल्वर जुबली वर्ष भी है और ये साल विशेष तौर पर खास रहने वाला है। एज ऑफ लिविंग है, इन सभी पर अच्छा काम किया है। रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है, जीएसटी भी बढ़ी है, राज्य की जीएसडीपी में भी लगभग 33% की ग्रोथ हुई है। अनेक हमने निर्णय लिए हैं, अनेक चीज़ों को धरातल पर उतारा है और ये 24 का जो वर्ष है ये हमारे लिए काफ़ी मामलों में बहुत अच्छा रहा है और 25 चूँकि हमारे लिए विशेष वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है, तो हम इसको विशेष बनाने के लिए काम करेंगे।